अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख बजट स्पेशल। और पीटीआई की हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है और इस बजट में एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है जो पहले बजट आए हैं कि पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ रहा है। स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ हुकूमत जाना चाह रही है, रोज़गार के मौके पैदा करना चाह रही है। और जो कोविड की वजह से और 3 साल के दौरान जो स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम था जिसमें सख्त फैसले किए गए, बिजली गैस की कीमतें महंगी हुई, खाने पीने की अशिया की महंगी हुई, तो उससे निकल के हुकूमत अब ग्रोथ की तरफ जाना चाह रही है। और बड़े वाज़े बजट में भी ऐलानात किए गए हैं, प्रोग्राम दिए गए हैं। इन तमाम पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ख़जाना व रेवेन्यू डॉक्टर मसूद खान साहब, डॉक्टर वकार मसूद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। डॉक्टर साहब, ये आपने जो ये बजट दिया है, क्योंकि आर्किटेक्ट ज़्यादातर आप ही हैं, आप इतने अरसे से ये काम को देख रहे हैं, तो वजह क्या थी कि 3 साल जो एक चलता रहा है जिससे इन्फ्लेशन भी हुआ, लोगों पर मुश्किलात भी आई, तो अचानक अब एक नया डायरेक्शन है, नई पॉलिसी नज़र आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत इसके मकासद हासिल करना चाहती है? बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। देखिए, बात यह है कि जो पहला साल था वो तो इकॉनमी को कूल डाउन करने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया। दूसरे साल में जब मईशत कुछ उसमें बेहतरी नज़र आ रही थी तो कोविड से हम मुतासर हो गए। अब ये साल है जिसमें लोग अपनी पूरी भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। पैदावारी अमल बड़े पैमाने पे शुरू हो गया है, ज़राअत में भी, सनत के अंदर भी, और इससे जुड़े हुए जो डाउन स्ट्रीम जिन्हें हम खदमात कहते हैं, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड हो गई, इंश्योरेंस, ये सब के सब जो हैं उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है और किसी को यकीन नहीं आता था कि इतनी परफॉर्मेंस है। अब इस सारी तब्दीली का मैं समझता हूँ कुछ लोगों की इस पर नज़र नहीं जाती। उसका सबसे बड़ा अक्कास जो है वो हमारे रेवेन्यू की परफॉर्मेंस है, जो 18% तक इस वक्त बढ़ा हुआ है और जून में इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये बेहतर ही महीना होगा। आखिरी महीना होता है, सबसे ज़्यादा टैक्स इसमें जमा होता है। तो सर, ये जो टैक्स आ रहा है, अगर माशी सरगर्मियाँ ना हो रही हों, लोगों की आमदनियाँ ना बढ़ रही हों, ख़रीदो फरोख्त का अमल नहीं हो रहा हो, इम्पोर्ट्स ना आ रही हों, तो ये तो नामुमकिन है ना। ये उसी की अक्कासी कर रहा है कि नीचे से ये तमाम सरगर्मियाँ जो हैं भरपूर अंदाज में चल रही हैं। आखिरी बात मैं कह दूं, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, आर्किटेक्ट हमारे वज़ीर ख़जाना है और वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत ये सब कुछ हुआ है। और जैसे मैं कहता, अब ये ग्रोथ का अमल है। जब पूरा मुल्क जो है चाह रहा है कि जो भी कोई खौफ था अल्हम्दुलिल्लाह उससे निकल आए हम, और अब हम अपना जो नुकसान भी हुआ है उसे भी पूरा करें और अपनी आमदनियाँ बढ़ाएँ, अपनी दौलत बढ़ाएँ, ये अमल आपके सामने नज़र आ रहा है। लिहाजा ये बजट इसी अमल को फ़रोग़ देने के लिए है। डॉक्टर साहब, जो हम जिस मुल्क की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4% हो, इन्फ्लेशन डबल डिजिट हो और ग्रोथ उसमें 3.98% अगर हो जाती है, तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपके ख्याल में? नहीं। और जब इकानमी आपकी कंजम्पशन बेस्ड हो, ग्रोथ बेस्ड हो, एक्सपोर्ट बेस्ड तो है नहीं आपकी इकानमी। देखिए, ये तमाम जो है ना, इस सिलसिले में, इस प्रोसेस के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमने तो कभी ये नहीं क्लेम किया कि 4% की ग्रोथ जो है वो ऐसी है जिससे कि अब आप चैन और सुकून से बैठ जाएंगे। तो मतलब बहुत ही जिस पस मंज़र में आई तो ये 4 बड़ी लग रही है, लेकिन जो ज़रूरत है वो 6 और 8 तक की है। और यकीनन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तकरीर सुनी, जो ज़ोर दिया गया है एक्सपोर्ट्स के ऊपर और जो ज़ोर दिया गया है सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए, वो हर तरफ आपको नज़र आएगा कि हमने बहुत सारे इक़दामात किए हैं इन दोनों इलाक़ों में, जो दर हकीकत बड़ी ग्रोथ को टारगेट करने के तकाज़े हैं। इस बजट के बावजूद आपको रिस्क क्या नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर? क्योंकि कोविड के 3 जो फेज़ है वो आ चुके हैं, आगे भी अल्लाह ना करे, हम तो तीनों से बड़ी कामयाबी से निकल भी आए हैं तकरीबन, तो आगे अगर कोई आता है तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए बाकी फैक्टर भी हैं। आपको पता है, अगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं रहता तो बाकी जो आपकी लैंडिंग होनी है उनमें भी मसाइल आएंगे। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या है और रिस्क क्या है आपके ख्याल में? देखिए, रिस्क सबसे बड़ा वही है कि अल्लाह ताला इस वबा से हमको बचाए और इसकी कोई नई लहर ना आए।
इसके सिवा मैं नहीं समझता कि कोई हम ऐसा कदम उठा रहे हैं जो हमारे लिए मुश्किल का बाइस बनेगा आगे चलकर। आपने आईएमएफ की बात की। देखिए, आईएमएफ के सामने अब एक ज़रा सी नई टीम आई थी जी। और जब वो नई टीम अपनी जगह पे आन के बैठी और ये मिशन शुरू हुआ तो और बजट का ज़माना भी आ गया था, शौकत तरीन साहब की सेहत के भी कुछ चैलेंजेस हो गए थे, ये तमाम चीज़ें मिल गई जिसकी वजह से हमें वक्त नहीं मिला। हम उनसे ये प्रोग्राम जो जिसका कि शेड्यूल रखा गया था कि 6 या 7 जुलाई को आईएमएफ के बोर्ड में जाएगा, वो हम पूरा कर सकते थे अगर हमारे पास ये उलझनें ना होती जिन्होंने हमारे अतराफ़ के अंदर हमें घेरा हुआ था। लेकिन हमने एक समझ लें एक वक्फ़ा लिया है इस चीज़ के अंदर, और इस प्रोग्राम को इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि अगर आपको याद हो, पहला रिव्यू हो गया था लेकिन दूसरा रिव्यू भी नहीं हुआ था, उसके बाद कोविड आया। जी जी, वो तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो है रिव्यू, यानी कि चार रिव्यूज जो है एक साथ हुए मुकम्मल। तो आप देख लीजिएगा, बावजूद कि खुर्रम हुसैन साहब ने कहा है कि इस बजट के अंदर हर किसी के लिए कुछ है और आईएमएफ के लिए नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं बसद एहतन भाई से इससे इख्तलाफ करता हूँ। देखिए, ये जो हमने बजट डेफिसिट में मज़ीद कमी लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या आईएमएफ के प्रोग्राम की अक्कासी नहीं है? अलावा अजी हम जो टैक्स बढ़ा रहे हैं वो तो हमारी रिक्वायरमेंट भी है ना, तो लिहाजा हमारे और उनके मकासद में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उन्हें मुतमईन करना था कि जनाब ये जो आप इक़दाम उठा रहे हैं टैक्स के, इनके अंदर इतनी जान है जितनी आप तवक्को रख रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर आप अपने हदफ का तयन कर रहे हैं, वो हम कर देते। देखिए, उनके जहन में था कि जनाब जब आपने जिस वक़्त जो पहले से तयशुदा टैक्स पॉलिसी के इक़दाम हैं आप वो करें। हमने उनसे गुजारिश की कि देखिए, हम और आप इस बात से इत्तफाक कर रहे हैं कि 5.8 ट्रिलियन हो, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरफ से जा रहे हैं और आप इस तरफ से जा रहे हैं, पहुंचेंगे तो हम उसी मंजिल पर। और अब हमें थोड़ा मौका भी मिल जाएगा, 2-1 महीने की हम कारकर्दगी दिखाएंगे कि हमारे जो मेजर्स हैं वो अपने जो मुतवक्के नताइज हैं वो हमारे सामने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गैप आया है और प्रोग्राम सस्पेंड नहीं आया, वक्फा आया है, तो इस पे बाकायदा कोई बातचीत हो चुकी है कि जी, जिस वक्त मतलब आखिरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जी अब मुश्किल है हमारे लिए कि हम इसको जो 6 जुलाई की डेट है उसको पूरा कर सकें, तो हमने कहा ठीक है जी, मतलब यानी कि हमारा सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, हमने उनको इस बात की यकीन दहानी की है कि इस बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमें आपके प्रोग्राम से दूर लेके जाए। ना हम इस वक्फे को इस्तेमाल कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि अच्छा भाई अब हाथ खुल गया, इधर भी फेंको उधर भी फेंको, ये भी कर लो वो भी कर लो। फिस्कल डिसिप्लिन इस बजट का आपको प्राइमरी जो है उनसर नज़र आएगा। देखिए, हमने जो तनख्वाहें हैं उनके बढ़ाने के लिए मुतालबा ज़्यादा थे, लेकिन हालात में और अपनी चादर को देखते हुए ये 10% का जो है इसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है इसका? 50 बिलियन का। लेकिन वो जो आपने एलोकेशन की है वो 160 बिलियन की। लेकिन इब्तिदा के अंदर आपके पास जो है ये गुमान था कि जनाब आपको इससे ज़्यादा कर लेना चाहिए, उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन ये रज़ाकाराना तौर पे ख़ुद हमने किया। हमें और भी चीज़ें जो हैं अपने ये वाले अगर कुछ यहाँ से बचत हो गई तो और हमारे पास चीज़ें करने की हैं जिनमें हम इस पैसे को लगाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक वक्फ़ा लेते हैं। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद पूछेंगे कि पे एंड पेंशन के हवाले से जो अनाउंसमेंट की है उसमें बाज़ ये हमें ज़राए बता रहे हैं कि इसमें हुकूमत जो डिमांड है उसके मुताबिक इजाफा करने का इरादा रखती है और इसकी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर शायद खुद करें। एक वक्फे के बाद ये पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे पे एंड पेंशन की, हम बात कर रहे थे और प्रेशर भी ज़्यादा है, लोगों ने 3 साल बड़ी मुश्किलात भी देखी हैं, तो क्या है कोई कुशन इतना कि इसको
10% से थोड़ा बढ़ाया जा सके जब पार्लियामेंट में नेगोशिएशन होगी और डिमांड्स आएंगी तो? नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा इरादा नहीं है, और उसकी वजह जो है वो ही है कि देखें, मतलब यानी कि कोई ये लोग कहेंगे कि ये बड़ा एक्सपेंशनरी बजट है। एक्सपेंशनरी बजट वो होता है जिसके अंदर आप फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएं। यहाँ फिस्कल डेफिसिट मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हम कम कर रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट को भी हम कर रहे हैं, ओवरऑल दोनों। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसकी रोशनी में मज़ीद देखा जाएगा इस साल या अगले साल कोई और करें। देखिए, मैं एक और बात आपसे कहते चलूँ, यकीनन लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ तो सारे मुल्क ने उठाई, और माशाल्लाह जो गवर्नमेंट से वाबस्ता मुलाजमीन हैं उन सब की नौकरियां जो है पक्की रहीं, घर में भी बैठे रहे माशाल्लाह। प्राइवेट लोगों का क्या हुआ, मतलब यानी वो तो सब अपनी नौकरियां खो बैठे ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहाल हो रही हैं, जैसे जैसे मईशत के अंदर नई तवानाई आ रही है, नई चीज़ आ रही है, तो लिहाजा वो भी जो है। अच्छा, वो एक कल जो अनाउंस किया गया था एक टैक्स का, इंटरनेट के, मोबाइल फ़ोन का, वो बाद में कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है 100 बिलियन का, क्योंकि अब बजट में तो आपको वो, तो उसके मुतबादल के तौर पर क्या सोच रही है? इस वक्त फौरी तौर के ऊपर तो कोई तजवीज़ जो है वो अभी ये जो वक्फा होगा इस दौरान के अंदर हम इस पर गौर करेंगे और इसका कोई मुतबादिल तलाश करेंगे जो निस्बतन आसान हो। लेकिन मतलब हमारी तो कोशिश ये है कि 5.8 ट्रिलियन जो है उसको 29 उसको मजबूती से थामे रहें, या फिर मुतबादिल के तौर पे अखराजात के अंदर कोई कमी का सिलसिला ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, जो रेवेन्यू जो इनिशिएटिव लिए गए हैं इस बजट में, मतलब 190 का तो रिलीफ भी है टैक्सों में, और कोई 380 जो FER ने कल बताया था 383 के रेवेन्यू इनिशिएटिव हैं, तो उनका कोई इन्फ्लेशन पे, अफरात ज़र पे कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं, या इस किस्म के हैं जिससे कोई इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? देखिए, आप बताइए, ज़्यादातर रेवेन्यू जो है उसकी तवक्को तो हमें इस बात से है कि हम जाएंगे और उन जगहों को और उन अफराद को जिन्हें टैक्स देना चाहिए उनसे टैक्स वसूल करेंगे। जैसे POS का आपने देखा, आज तफसील से हमने बताया है। तो मतलब ये जो अब डिजिटल पेमेंट्स के निज़ाम आ रहे हैं, किसी को कोई मफर नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कैश ख़त्म होगा और पेमेंट्स जो हैं वो इन फिनटेक के जो मुख्तलिफ, अब ये आप देखिएगा सैकड़ों एप्लीकेशंस हमारे सामने आ रही हैं या ई-कॉमर्स के ज़रिए हो रहा है। तो लिहाजा ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज़ हैं। हमने अभी तक इन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज़ को पूरी तरीके से अपने नेट में नहीं लेकर आए हैं। तो सबसे बड़ा ये है, और इसमें किसी किस्म का कोई इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं है। देखें, यकीनन कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन हम तो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, और अगर वाफर मकदार में पैदावार होगी तो उससे कीमतों के अंदर जो है निस्बतन कमी आने का इम्कान है, कुजा इसके कि मतलब जो है वो इन्फ्लेशनरी चीज़ें हों। हाँ, इन्फ्लेशन होगा अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, डीजल की प्राइस बढ़ेगी, और वो ज़्यादातर वो हमारा उसमें कोई किरदार ही नहीं है, वो तो हम छोटे कंट्री हैं। नहीं, उसमें भी डॉक्टर साहब आपका किरदार है। आप लोगों ने जो PDL है, जो करंट ईयर 450 अरब की आपका टारगेट है, नेक्स्ट ईयर आपने 610 अरब कर दिया है। तो 610 अरब, हाउ इट पॉसिबल कि जब आज 4 से 6 रुपए PDL लीटर पे लिया जा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो किस तरह आपने 160 मुझे बताएं कि ये 30 से हम लेकर आए हैं नीचे, किस लिए लेकर आए? ताकि आवाम तक ये बोझ ना पड़े। जी, बिल्कुल। तो अब अगर जब बैनुल अक़वामी कीमतें कम होंगी तो ये तो नहीं है कि वो हम कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देंगे, तो वो फिर हम अपने पास रखना शुरू कर देंगे ताकि हमारा PDL की डिफिशिएंसी जो है पूरी हो जाए। हम तो चाहते हैं कीमतों में इस्तेहकाम रहे, ठीक है ना नीचे बहुत ज़्यादा जाए ना ऊपर बहुत ज़्यादा जाए। दूसरा ये कि हम सऊदी अरब के साथ आपने सुना, वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बताया है कि अगर ऑयल फैसिलिटी वहाँ से हमें मिल जाती है तो उससे हमें नहीं, उन्होंने कहा है वो उनसे एग्रीमेंट हो चुका है, उन्होंने क्लियर कट बात की है। बस हम तो ज़रा सा थोड़ा, और ये मेरे ख्याल में 1 जुलाई से ही होगी। जी, 1 जुलाई से होगी इंशाल्लाह। तो उसमें डेफरमेंट जो होती है, डेफर पेमेंट जो होती है, उसमें माजी में तो आपको पता है, आप क्योंकि ख़ुद इसका हिस्सा रहे हैं, वो डेफर पेमेंट अदा नहीं होती थी।
अभी क्या सिचुएशन है, अभी किस किस्म देखिए वो तो हमेशा अगर जब हुई है जैसे 97 के अंदर हुई 98 में, तो वो तो बिल्कुल साफ ग्रांट थी, कोई डेफर्ड पेमेंट की बात नहीं थी। अभी जो हुआ था वो डेफर्ड पेमेंट्स पे 3 साल के लिए वो मामूल की जो ट्रेड फाइनेंसिंग होती है उस अंदाज में हुआ। पता है आप, मुझे जो आपकी बातों से नज़र आ रहा है कि रिस्क मौजूद है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस नहीं गिरती हैं, अल्टीमेटली आपको अपना जो रेवेन्यू है नॉन टैक्स रेवेन्यू उसको पूरा करने के लिए ऑयल प्राइस पास ऑन करनी पड़ेगी, जो आपने लास्ट मंथ नहीं की, 1 माह 2 माह लास्ट मंथ नहीं, तकरीबन 4 महीनों से नहीं कर जी बिल्कुल नहीं की। इसी तरह बाकी भी जो रिस्क मौजूद हैं रेवेन्यू के हवाले से भी मौजूद हैं और बाकी सेक्टर में भी मौजूद हैं, जिसको आप इजहार नहीं कर रहे हैं। बड़े एम्बिशियस थे, आज वज़ीर ख़जाना भी जिस तरह कह रहे थे कि तमाम चीज़ें हम कर लेंगे, तो अगर नहीं होते तो आपके, उन्होंने तो कह दिया कि कोई दरमियान में कोई ऐसा बजट, मिनी बजट जिसको कहते हैं, वो नहीं आएगा। लेकिन अगर रिस्क आते हैं तो आपका क्या ऑप्शन होंगे आपके पास? देखिए रिस्क आएगा तो रिस्क का मुकाबला करेंगे जो उसके तकाजे होंगे। यानी आज मैं नहीं कह सकता आपसे क्या रिस्क आएगा। मिसाल के तौर पे आपने जिक्र किया इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का, फिर तो मतलब मजबूरी है हमें आवाम के साथ उसको जो है आवाम को शरीक करना पड़ेगा उसमें, क्यों हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं रही। तो थोड़ा थोड़ा जो है हम करके इसको पास ऑन करेंगे लोगों तक जो है। लेकिन मैं नहीं समझता जब इतना एक्सपेंशनरी फेज है ग्रोथ का कि उसके अंदर जो है हमारे जो टैक्स के हदफ हैं उनको कोई बहुत बड़ा चैलेंज लाहक है। हमारी जो आज की परफॉर्मेंस है इसको बेहतर ही होना चाहिए अगले साल। डॉक्टर साहब एक बात और बता दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिट हो रहे हैं वो फूड इन्फ्लेशन से लोग हिट हो रहे हैं। मैं ज़रा तो फूड इन्फ्लेशन के लिए इस बजट में क्या चीज़ है जिससे ईज डाउन हो जाएगी? सर देखिए मैं आपको बताऊं, फूड इन्फ्लेशन जो है पिछली दफ़ा आया क्योंकि आपके पास शुगर और गंदम दोनों शॉर्ट पड़ गए, आपको बाहर से मंगाना पड़ा। तो वो इंटरनेशनल प्राइसेस ही थी जिनके ऊपर फिर भी हमने बहुत सब्सिडी दी और आवाम तक जो है वो बोझ नहीं गया। इस वक्त माशाल्लाह आपकी तारीखी पैदावार हुई है गंदम के अंदर, लेकिन अभी तक कीमत तो कम नहीं हुई। सर ज़रा सुने ना, 1800 की आपने किसान के लिए कीमत बढ़ा दी, उसके असरात तो बाहर आने हैं। अब इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं 2-3 हफ्ते से गिर रहा है, इस महीने भी जो है गिरा, बहुत कम गिरा। जो चीज़ें जिन्होंने इस वक्त हमारी इसको इंडेक्स को ख़राब किया उसमें चिकन और एग्स थे, ये तो कभी भी मसला नहीं रहे। अच्छा चिकन और के इनका साथ इंटरनेशनल प्राइस से कोई ताल्लुक भी नहीं है, इनका इंटरनेशनल प्राइस से भी कोई ताल्लुक नहीं। तो और फिर हमने उसको भी कंट्रोल कर लिया क्योंकि वो 500-500 रुपए किलो तक सिंध के अंदर जो है चिकन चली गई थी। अब आ गई 200 अर्ली 200 के अंदर 220-223 पे मिल रही है और इसका असर आ रहा है। फसलें अच्छी होंगी तो फूड इन्फ्लेशन का कोई मसला नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। नाज़रीन अब एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम बजट पे गुफ्तगू जारी रखेंगे और नए के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से कबल हम वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ख़जाना व रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद ख़ान से बातचीत कर रहे थे। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अशरफ मालगम साहब, इसके अलावा खालिद मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अशरफ साहब से बात करते हैं। अशरफ साहब आप क्या समझते हैं, ये बजट जो है इलेक्शन बजट इसको आप कह सकते हैं, जो 3 साल रहा बड़े टाइट किस्म की सिचुएशन थी, या हुकूमत को अब समझ आई है कि हम तो सारे ज़िमनी इलेक्शन भी हार गए हैं, हमारी पॉपुलैरिटी भी ख़त्म हो गई है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे लोगों ने हमें जूते मारने हैं? क्या समझते हैं आप? अल्लाह करे इस हुकूमत को समझ आ गई हो, अगर आ गई तो बड़ी बात है। यही एक मसला है, इस हुकूमत को चीज़ें समझ नहीं आती, कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। अगर लंबी हिस्ट्री जाएँ, जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट इक़्तिदार में ही जिनको पता था कि हमें IMF का जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एविडेंट था, हमें भी एज बिजनेस रिपोर्टर्स पता था कि कोई गुजारा नहीं होना। जब इमरान खान साहब के पास गए, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस एंड स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस तीनों गए थे। इन्होंने कहा कि जी IMF के पास जाना है, ये फलां चीज़ें हैं, जिनमें एक चीज़ है कि डॉलर का रेट 150 रुपये कर दें। इमरान खान साहब ने कहा नो वे, मैं इस पर सोच नहीं सकता कि 150 रुपये का डॉलर। फिर तैयार कैसे हुए? फिर 3 महीने बाद जब सारी चीज़ें हाथ से निकल गई, डॉलर 160 पे चला गया,
फिर हाथ पांव फूल गए, फिर समझ आई बाबा ये तो करना ही पड़ना है। फिर वो सब कुछ मान लिया जो उन्होंने नहीं भी कहा था। वही चीज़ें, अब बजट बाहर फ्रैंकली बहुत अच्छा है, लेकिन इस हुकूमत की कमज़ोरी रही है अमल दरामद, इंतज़ामी मामला, गवर्नेंस के इशू हैं। अब एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है कि छोटे गरीब आदमी के लिए, छोटे काश्तकार के लिए उन्होंने लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन रखे हैं। अल्लाह करे जो लोन्स उन तक पहुँच जाएँ। हमारी हिस्ट्री प्रॉब्लम यही है, लास्ट ईयर भी दिया था लेकिन मिला नहीं। सर हर्ज करूँ, ये फेडरल गवर्नमेंट से पहली दफ़ा हुआ है, पहले छोटे पैमाने पे हुआ था। सिंध और पंजाब गवर्नमेंट से कर चुकी हैं कि छोटे काश्तकारों को लोन दो, छोटे 2%, 1% पे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री ने या सिंध स्मॉल इंडस्ट्री ने लोन दिए थे। हुआ क्या, बड़े लॉर्ड ने, बड़े ज़िम्मेदार ने या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ज़िम्मेदार ने देहातों में, सनतकार ने शहरों में, सबसे शनाख्ती कार्ड पकड़े, उनके नाम पे लोन्स लिए, अपने खाते में डाल लिए। बाद में वो चलते चलते पता चला बहुत लंबे पे भी नहीं हुए, पे हुए तो पता चला जब आखिरी जब टाइम गुजर गया उसी गरीब को पता चला कि मेरे खाते में तो इतने लोन पड़े हुए हैं। फिर जाके डर चढ़ा के जब मार्शल आ गया कि अब केसेस बनेंगे, ये होगा वो नहीं। वो मुझे ये बात बताएं कि जो आपने बात की कि IMF के पास किस तरह गए, लेकिन अब IMF से जान छुड़ाने की क्यों कर रहे हैं? अब क्या वही मैं पॉलिटिकल आपसे इसका पूछ रहा हूँ, जो डायरेक्शन है कि क्या ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये बजट और IMF को कहना कि जी हम ये नहीं कर सकते, या इनको जिस तरह मैंने कहा समझ आ गई है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो रही है, ज़िमनी इलेक्शन जिस तरह सारे आ रहे हैं और आगे इलेक्शन आने हैं 2 साल बाद, तो उसमें हमें जूते पड़ेंगे, तो ये वजह हो सकती है? मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा। इस अभी तक जो सिटिंग हुकूमत है, ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो पॉपुलर या नॉन पॉपुलर होने पे उनको कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए सब चीज़ें इतनी आसानी से हो गई, शायद उनको भी यकीन नहीं है। अभी भी वही अब वो समझते हैं कि शायद नहीं, ढूंढ नहीं रहे, वो समझते कि आइंदा भी हो जाएंगी। वरना पॉलिटिकल गवर्नमेंटें छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी सेंसिटिव होती हैं। पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने, असम्बली में अलहदा नशिस्तें हो गई, फेडरल गवर्नमेंट में कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बने, अलहदा नशिस्तें डिमांड कर ली। खालिद साहब से हम बात कर लें, टाइम हमारे पास थोड़ा है। खालिद साहब, आपने अशरफ की बातें सुनी हैं और वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बड़े मुतमईन हैं कि जिस तरह वो आसानी से पहले आ गए थे, अभी भी वो इस मामले को देख लेंगे। और आप क्या समझते हैं और बजट के हवाले से आपकी क्या राय है? जी, मैं आपको बजट बता दूं, अगर जब यही बजट अगर अप्रूव हो जाता है तो ये बड़ा इन्फ्लेशनरी बजट होगा। ये मैं आपको बता देता हूं, मैं बेट लगा सकता हूं इस पे कि जो इन्फ्लेशन है आपकी डबल डिजिट में चली जाएगी। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 610 बिलियन रुपीस की है, जो पहले 450 बिलियन की थी। अब इन्होंने कलेक्ट करनी है, तो इसका मतलब यह है कि 27 रुपए जो पर लीटर है पेट्रोल पे, MS पे और डीजल पे इनको लगानी पड़ेगी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी लगाने का मतलब यह है कि तमाम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगी आपकी, और ये इन्फ्लेशनरी होता है डीजल पे जब आप पेट्रोलियम लेवी लगाते हैं। और जो है ना, ये डेवल लाइज बिटवीन द डिटेल्स में है, इन द डिटेल में है वो सारा कुछ। अगर आप देखें तो LPG जो है उस पे भी पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई है। LPG जो है वो आम आदमी जो है ना वो इस्तेमाल करता है जहाँ पे पाइप्ड गैस नहीं जाती, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी भी अजीरन हो जाएगी। और जब जो डोमेस्टिक जो LPG प्रोडक्शन है वो उसको भी डिस्करेज होगी, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ गई है और उन पे जो है ना आपने जो है सेल्स टैक्स 11% कर दिया है। ठीक है। तो लेकिन इंपोर्ट पे उन्होंने रेगुलेटेड ड्यूटी कम कर दी है LPG पे, और सेल्स टैक्स 10%, यानी इंपोर्ट लॉबी जो है उसको फैसिलिटेट किया गया है, और जो लोकल प्रोडक्शन है LPG वाले प्लांट्स हैं उनको डिस्करेज किया गया है। ये समझ से बालातर है। दूसरी बात यह है कि जो मैं देख रहा हूँ कि ये ग्रोथ का हम नारा लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पूरी दुनिया जो है वो निकल गई है, कोविड पैंडेमिक से बाहर आ रही है, बड़ी तेजी के साथ बाहर वैक्सीनेशन हुई है। यूरोप में हो गई है तकरीबन, US में काफी हद तक 70 से 80% तक हो चुकी हुई है वैक्सीनेशन। अब वो लोग जाएंगे रिकवरी करेंगे और फिर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। जब पूरी दुनिया ग्रोथ की तरफ जा रही होगी तो फिर जो ऑयल प्राइसेस होंगी उसकी डिमांड, ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, LNG की डिमांड बढ़ेगी, तो इंटरनेशनल जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा। मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त
जो ऑयल क्रूड ऑयल की प्राइस है वो $70 पर बैरल है इस वक्त, और ये विदन नो टाइम ये 100 पे चली जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जब इतनी महंगी हो जाएगी और ऊपर से जब ये खालिद साहब हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम बात करेंगे अशरफ साहब से भी। वो खालिद साहब का जो ख्याल है कि अफरात ज़र डबल डिजिट से भी ज़्यादा होगी, ख़तरात पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अशरफ साहब, खालिद साहब तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पेश कर रहे हैं। वो उनका तो ख्याल है, क्योंकि वो पेट्रोलियम और पावर सेक्टर में एक्सपर्ट भी हैं, वो समझते हैं कि जो PDL है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, और जिस तरह डॉक्टर साहब से भी हमने पूछा था इसी प्रोग्राम में, तो वो समझते हैं कि अगर ये इन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई और बढ़ानी पड़ेगी, अगर इन्होंने टारगेट पूरा करना है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, ये 10% से भी क्रॉस करेगा, बल्कि वो कहते हैं इससे भी कहीं ज़्यादा जाएगा। आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, इन्फ्लेशन तो यकीनन मार्केट बेहतर होगी, डिमांड्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ने की बाइंग सेलिंग ज़्यादा होगी, उससे यकीनन एक इम्पैक्ट आएगा कि इन्फ्लेशनी प्रेशर बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। इस बात से मैं इतफाक़ करता हूँ कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर मार्केट इकॉनमी बेहतर होगी, यकीनन ऑयल की डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, हमेशा कीमत बढ़ती है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉजिटिव चीज़ मैं देखता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट को इतना क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, जो रियल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है इसमें पहली दफ़ा तवज्जो दी गई है, ख़ासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत देर बाद तवज्जो दी गई है, वरना हमेशा ट्रेडिंग में रहेंगे। इस तरह एग्रीकल्चर पर तवज्जो दी गई। इसका दो साइड से फ़ायदा होगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारी बेहतर होती हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, जो हुकूमत में शायद ये जहन में रख के किया है। दूसरा, अगर हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, इसके साथ साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट भी यकीनन उसके लिहाज से बढ़ेंगी। तीसरी चीज़, एक्सपोर्ट की हमारी कैपेसिटी है इतनी कि बढ़े हमारी? अब मुझे टेक्सटाइल की हद तक तो पता है कि फैसलाबाद के पास अब इतने ऑर्डर्स बढ़े हैं, शायद अगले 7-8 महीने के लिए काफ़ी ऑर्डर्स उनके पास, अगर फुल कैपेसिटी पे चलते रहें, हम उनकी जो ज़रूरियात हैं बिजली और गैस की पूरी करते रहें, और जो टैक्स कंसेशन दी है उनको बहुत ज़्यादा टैक्स कंसेशन दे दी है, अल्लाह करे हमें उसका बेनिफिट उतना मिल जाए जितनी कंसेशन हम उनको दे चुके हैं। थैंक यू। वो माफिया कभी काबू नहीं आता। अशरफ साहब थैंक यू। खालिद साहब, आप क्या देख रहे हैं ये टैक्सेशन के हवाले से? और जो एक चीज़ मैंने आपसे और पूछनी है कि पावर सेक्टर के हवाले से जो इक़दाम आए हैं सामने, पावर सेक्टर की सब्सिडी भी बढ़ा दी है और बड़े होपफुल हैं कि जी हम ये जो मसाइल हैं इनको हल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। तो आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा आपको पॉलिसी या विजन नज़र आ रहा है कि ये सेक्टर फिर से बेहतर होगा और लोगों की जो इस पर प्रेशर है, हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, आम आदमी भी परेशान है बिजली के बिलों की और गैस के बिलों की वजह से, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए जी, मैं पहले टैक्सेशन की तरफ आता हूँ। जो टैक्सेशन है हमारी जो है ना, उसको अगर आप स्टडी करें, उसका एनालिसिस करें, तो आपको यानी कि बड़े भयानक किस्म के जो है ना फैक्ट से आपका सामना होता है। वो ये है कि जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो 2.1 ट्रिलियन है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है 3.6 ट्रिलियन का रखा हुआ है ना टारगेट। इसका मतलब है 2/3 जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगर इतने ज्यादा होंगे तो आप समझ लें कि ये भी इन्फ्लेशनरी होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है इन्फ्लेशनरी है, एक बात। और दूसरा, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी जो है 2 ट्रिलियन से ऊपर है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये हमेशा इन्फ्लेशनरी होते हैं, याद रखें। ठीक है। तो इसका भी बड़ा खौफनाक इम्पैक्ट आएगा। और आप आ रहे थे पावर सेक्टर की तरफ, तो इन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया है। जो एक्चुअल जो बजटेड इन्होंने सब्सिडी रखी है वो यानी 600 बिलियन तो पावर सेक्टर ने मांगी थी, तो इन्होंने 596 बिलियन रख दी है। ये अच्छी बात है। लेकिन जो काम होने वाले हैं, रिफॉर्म्स होने वाली हैं, और जो ये कहते हैं कि रिफॉर्म्स के जरिए हम कंटेन कर लेंगे सर्को डेट को, वो मेरा नहीं ख्याल है कि ये सर्को डेट को रिफॉर्म्स के थ्रू कंटेन कर सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि पिछले 6 सालों से हमने 374 बिलियन डिस्कोर्स को दिए हैं, और कि आप अपने जो ना ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर करें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करें, लॉसेस को बेहतर करें। लेकिन जो 374 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट के बाद इन्होंने जो लॉसेस कम किए हैं वो तकरीबन 1% से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे, उन पैसों को ऑडिट करना चाहिए कि वो पैसे कहाँ लगे हैं, क्योंकि रिजल्ट वो नहीं आ रहे। तो लॉसेस जो हैं वो कम नहीं हुए। 1% से भी अगर कम इन्होंने लॉसेस किए हैं तो ये कैसे कंटेन करेंगे सर्को डेट को, ये मुझे समझ नहीं आ रही।
लॉसेज नहीं कंटेन करेंगे, रिकवरी आप बेहतर नहीं करेंगे तो खालिद कैसे साहब करेंगे वो आप? 7 से 8 साल का टाइम मांग रहे हैं और 7 से 8 साल में वो नहीं। कहते हैं कि ये मसला हल होगा। और दूसरी बात ये है कि जो IMF के साथ इनकी चल रही है, IMF एक जो है ना, मैं समझता हूँ IMF जो है ना पॉलिटिकल आर्म बन गया हुआ है US का और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका। तो अब वो पाकिस्तान को डील करेंगे, अफगानिस्तान के खालिद साहब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। खालिद मुस्तफ़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अशरफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।